नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीट परीक्षा से संबंधित और सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल ही में जुड़ा है। इसको नवीनतम टॉपिक कहा जा रहा है और इसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आएगा इस बार। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, मतलब सबसे बड़ा बैंक है भारत का भारतीय रिजर्व बैंक। यही सब कुछ निर्धारित करता है बैंकिंग सिस्टम क्या रहेगा, उसके नियम विनियम क्या रहेंगे। केंद्रीय बैंक से हमारा तात्पर्य उस बैंक से है जो देश की मुद्रा तथा बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित और विनियमित करता है। मतलब ये सभी बैंकों का राजा है एक तरह से। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1/4/1935 को, 1 अप्रैल 1935 को, और एक्ट है RBI एक्ट 1934 के तहत। रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस ने इस बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। ये याद रखेंगे आप, किसने इसकी सिफारिश की? तो रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस ने। और रॉयल कमीशन के अध्यक्ष हिल्टन यंग नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने रॉयल कमीशन को हिल्टन यंग समिति भी कहा जाता है। मतलब बात क्या है कि रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस ने इस बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी और जिसके अध्यक्ष हिल्टन यंग थे, इसलिए रॉयल कमीशन को ही हिल्टन यंग समिति कहा जाता है। तो दोनों ही आंसर राइट होंगे यहाँ पर, रॉयल कमीशन ऑन मनी एंड फाइनेंस और हिल्टन यंग समिति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, जिसे वर्ष 1937 में मुंबई में स्थापित कर दिया गया। मतलब 1935 में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और 1937 में यानी 2 साल बाद इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1947 तक, ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर ध्यान देने योग्य कि 1947 तक RBI द्वारा बर्मा देश के लिए और 1948 तक पाकिस्तान के लिए केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया गया। तो 1948 में भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए केंद्रीय बैंक था और 1947 में तीसरा देश भी था बर्मा, जिसके लिए केंद्रीय बैंक था। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब पूरी तरह से भारत सरकार के नियंत्रण में आ गया 1 जनवरी 1949 को। अब RBI की संरचना देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो RBI की संरचना में 21 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है। टोटल मिलाकर 21 सदस्य होते हैं यहाँ पर। सबसे पहले RBI गवर्नर, जो सबसे ऊंची पोस्ट है RBI गवर्नर। यह सभी जो नियम और नीतियाँ यहाँ से जो भी पास होते हैं उन पर RBI गवर्नर के साइन होते हैं। तो RBI के गवर्नर की नियुक्ति अधिकतम 5 साल के लिए होती है। ये बात याद रखना है आपको। RBI गवर्नर का कार्यकाल 5 वर्ष। 4 इसके उप गवर्नर होते हैं RBI के। 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से आते हैं। 10 सदस्य भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं और 4 सदस्य जो बच जाते हैं वो क्षेत्रीय परिषदों से इनकी नियुक्ति की जाती है। तो कुल मिलाकर 1 और 4 5 और 2 7 और 10 17 और 4 21। तो कुल मिलाकर 21 सदस्यों का एक निदेशक मंडल होता है। अब पढ़ते हैं RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे, ये प्रश्न पूछा जाए तो प्रथम गवर्नर सर थे सर ऑसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद RBI के प्रथम गवर्नर थे CD देशमुख। ठीक है। और वर्तमान में जो RBI के गवर्नर है वो 25वें नंबर के गवर्नर है, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। और ये RBI के 25वें गवर्नर हैं, जिन्होंने इसके पहले 24वें जो गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनका स्थान लिया है और इनकी नियुक्ति हुई थी 12 दिसंबर 2018 को। तब से ये अब आगामी 5 सालों तक, मतलब 2-3 साल तो निकल गए हैं और 1-2 साल बचे हैं, तब तक ये शक्तिकांत दास ही RBI के गवर्नर रहेंगे। RBI के उप गवर्नर, तो उप गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और वर्तमान में उप गवर्नर है, क्योंकि 4 उप गवर्नर होते हैं तो आप याद रख लेना यहाँ पर T रविशंकर, M राजेश्वर राव, डॉक्टर MD पात्रा और MK जैन। कैसे याद रखेंगे इसको? R², देखो 2 R है यहाँ पर, रविशंकर और राजेश्वर राव, और 2 M है MD पात्रा और MK जैन। तो R² M²। ठीक है। और इनकी ये तारीख लिखी हुई है कि कब से इनकी नियुक्ति हुई है। RBI के उप कार्यालय, तो वर्तमान में RBI के उप कार्यालय 4 है। इसको आप याद रख सकते हैं, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। 4 महानगर है हमारे देश के और प्रमुख महानगर है, आराम से याद हो जाएंगे आपको। DMKC याद रख लेना। इन क्षेत्रीय कार्यालयों में 5 सदस्यीय निदेशक मंडल होता है और इनकी नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा ही की जाती है।
और इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। मतलब जो मुख्य गवर्नर है उसका कार्यकाल 5 वर्ष और ये जो उप कार्यालय हैं इनके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। अब आरबीआई के मुख्य कार्य 2 भागों में बांटे गए हैं। पहले तो परंपरागत कार्य और दूसरा प्रोत्साहन कार्य। तो देखिए परंपरागत कार्य कौन कौन से हैं। आरबीआई का सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना और इसमें क्या आएगा, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों को बैंकिंग सुविधा अर्थात जमा और उधारी की सुविधा उपलब्ध कराता है। ये राज्य सरकारों की बचतों को जमा भी करता है और उनको उधार भी पैसे देता है। इसके साथ सरकार को वित्तीय मामलों में सलाह प्रदान करता है और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। आईएमएफ के बोर्ड ऑफ गवर्नर में आरबीआई के गवर्नर उप गवर्नर के रूप में हिस्सा लेते हैं। दूसरा कार्य है बैंकों का बैंक। आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक है। अभी हम पढ़ रहे हैं परंपरागत कार्य। परंपरागत में पहला हो गया सरकार के बैंक के रूप में कार्य, दूसरा बैंकों का बैंक। आरबीआई बैंकों को जमा और ऋण सुविधा उपलब्ध कराता है तथा बैंकों का विनियमन यानी उनके लिए नियम बनाता है। तीसरा नोट निर्गमन करना यानी नोट छापने का कार्य। तो आरबीआई कौन से नोट छापता है, ध्यान दीजिए। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 2 रुपये से लेकर के 10,000 रुपये तक के नोट छापने का अधिकार आरबीआई के पास है। अभी 2,000 रुपये तक का नोट जो है वो जन सामान्य में प्रचलन में है अधिकतम, और अधिकतम ये कितना हो सकता है तो 10,000 रुपये तक का नोट आरबीआई छाप सकती है और न्यूनतम 2 रुपये, जिस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और वर्ष 1956 से नोट छापने के लिए न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत अधिक संख्या में बहुत अधिक मात्रा में नोट भी नहीं छापे जाएं, जिससे कि महंगाई बढ़ जाए। न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली क्या है, देखिए न्यूनतम कोष आरक्षित प्रणाली के अनुसार नोट निर्गमित करते समय आरबीआई के पास 200 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए, जिसमें से 115 करोड़ का तो आरबीआई के पास गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की विदेशी पूंजी होनी चाहिए, तभी वह नोट का निर्गमन कर सकती है। और रही बात यहाँ पर एक क्वेश्चन कि 2 रुपये के नीचे 1 रुपये का जो नोट आता है वो कौन छापता है, तो वो भारत सरकार के नियंत्रण में है। चौथा कार्य यहाँ पर है अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। आरबीआई बैंकों में तरलता संकट के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। मतलब जब सब लोग हाथ खड़े कर देंगे तो भी आरबीआई कहेगा कि अभी हम जिंदा है, मतलब आरबीआई सभी ऋणों का भुगतान करेगा। इसको बोलेंगे अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करना। पांचवा विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। विदेशी मुद्रा भंडार के कारक के रूप में विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल डिपॉजिटरी राइट्स तथा आईएमएफ ट्रेंच को सम्मिलित किया जाता है। आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा भंडार की सहायता से विदेशी विनिमय दरों को नियंत्रित किया जाता है। विनिमय दर क्या है, देखिए एक देश की मुद्रा की कीमत दूसरे देश की मुद्रा में, जैसे $1 औसतन 75 रुपये, 70 से 75 रुपये के बीच चल रहा है अभी। छठा कार्य है आरबीआई का परंपरागत कार्य समाशोधन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। कैसे, बैंकों द्वारा आपस में किए गए लेन देन के खातों का समाधान करने का काम जो है वो आरबीआई करता है। साख नियंत्रण का कार्य, इसके तहत आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा का निर्धारण किया जाता है कि मुद्रा ज़्यादा रखनी है या कम रखनी है, मतलब नियंत्रित करने का काम आरबीआई का है। आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की सहायता से ये कार्य करता है। और साख संतुलन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक नीति जारी की जाती है और इस मौद्रिक नीति के तहत आरबीआई द्वारा 2 उपकरणों का उपयोग किया जाता है। पहला उपाय है मात्रात्मक और दूसरा है गुणात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय में देखेंगे मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपाय, जिसमें बैंक दर, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात इसको कहते हैं, LAF जिसमें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आती है, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और खुले बाजार की प्रक्रिया। इनके बारे में हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे अभी। दूसरा है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपायों में क्या है, देखिए मार्जिन आवश्यकता का निर्धारण, साख की स्वीकृति, साख की राशनिंग मतलब अनुपातीकरण करते हैं उसका, नैतिक दबाव और प्रत्यक्ष कार्रवाई। तो ये जो भारी भरकम जो टर्म्स हैं इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बैंक दर। बैंक दर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आसान है, जिस दर पर आरबीआई दूसरे जो भी छोटे बैंक है, सबसे बड़ा बैंक आरबीआई है, तो अन्य बैंकों को आरबीआई जिस दर पर दीर्घकालीन ऋण, ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दीर्घकालीन ऋण की सुविधा जिस दर पर उपलब्ध कराती है वह दर बैंक दर कहलाती है। दूसरा है कैश रिजर्व रेशियो यानी नकदी आरक्षण अनुपात, नकदी आरक्षित अनुपात। बैंकों की शुद्ध मांग जमा का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास बैंकों को जमा कराना पड़ता है, नकद आरक्षण अनुपात, नकदी आरक्षण अनुपात कहलाता है। मतलब हर बैंक को अपनी जो जमा है उसका कुछ हिस्सा जो है वो आरबीआई के पास जमा कराना पड़ता है, उसी को अपन नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। सांविधिक या वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक की मांग जमा का वह हिस्सा
जिसे बैंक ऋण के रूप में नहीं दे सकता है वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। SLR बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। CRR और SLR में यही फर्क है कि CRR तो RBI के पास जमा कराना पड़ता है और SLR जो है वो बैंक अपने पास जमा करके उसको रखता है और उसे लोन के रूप में नहीं दे सकता। रेपो दर वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों को अल्पकालीन ऋण, देखो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर दीर्घकालीन ऋण लिख दिया तो हो जाएगा बैंक दर और अल्पकालीन ऋण अगर कह दिया तो वो हो जाएगी रेपो दर। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्स रेपो दर की। तो रिवर्स रेपो दर में क्या होगा, वह दर जिस पर रेपो के बिल्कुल उल्टा, वह दर जिस पर RBI अन्य बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेता है। जब RBI अन्य बैंकों से उधार पैसा लेता है, अल्पकालीन मतलब 1 साल के से कम समय के लिए, और 1 साल से अधिक का है तो वो मध्यकालीन होगा और 5 से अधिक का है तो वो दीर्घकालीन होगा। तो अल्पकालीन यानी 1 वर्ष से कम समय के लिए जब RBI अन्य बैंकों से लोन लेता है तो बदले में जिस दर से वो ब्याज चुकाता है वही दर रिवर्स रेपो दर कहलाती है। फिर है सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब RBI के द्वारा अन्य बैंकों को लिक्विडिटी के समायोजन के लिए अल्पकालीन सुविधा करवाई जाती है, मतलब वो अपने पास जब पैसे की तंगी चल रही होती है, जब RBI उनको पैसा उधार देता है तो यह अधिकतम कितना हो सकता है, बैंक की कुल जमा का 1%, इससे ज़्यादा नहीं होगा। खुले बाजार की प्रक्रिया, इसमें क्या होगा, ओपन मार्केट सिस्टम में RBI अर्थव्यवस्था में बॉन्ड्स यानी जो सिक्योरिटीज होती है शेयर मार्केट की, ऋणगत सिक्योरिटीज, उनका क्रय और विक्रय करती है। गुणात्मक उपाय क्या होंगे, ये तो मात्रात्मक उपाय होंगे। गुणात्मक उपाय के अंतर्गत RBI द्वारा मुद्रा की गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। अब है RBI के प्रोत्साहन कार्य या प्रवर्तन के कार्य। परंपरागत कार्य हमने पढ़ लिए, अब है RBI के प्रोत्साहन कार्य। कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत व्यवस्था करना, जैसे 12 जुलाई 1982 को RBI ने नाबार्ड की स्थापना करी, और औद्योगिक क्षेत्र में वित्तीय उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैंकों की स्थापना करना, जैसे IDBI, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि IDBI की स्थापना करी थी 1964 में RBI ने। बैंकों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण का काम करती है RBI। विकासशील देशों में बैंकिंग सुधार हेतु प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाती है। वित्तीय आंकड़ों का संतुलन और प्रकाशन, वित्तीय रिपोर्ट जारी करने का कार्य RBI द्वारा, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। मुद्रास्फीति का मतलब आप समझ सकते हैं लोकल लैंग्वेज में महंगाई को नियंत्रित करना, भाव इतने ज़्यादा बढ़े भी नहीं और भाव इतने ज़्यादा घटे भी नहीं, और इसके साथ ही काले धन पर काबू पाने का काम RBI का है। तो दोस्तों, रीट परीक्षा से संबंधित RBI का जितना भाग होता है उतना पोर्शन आपको पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक रहेगा सहकारिता। जल्दी आपको अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।